हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स ग्लोरी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, कुछ थोड़ा सा टाइम लूँगी। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि हमारा चैनल है किस बारे में। एक्चुअली मैंने काफ़ी बच्चे देखे जो बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, और बच्चे ऐसे नहीं, किसी और बच्चे के में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं। उनके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही है, तो हम उनको थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये वीडियोस बनाए हैं। हमारा लास्ट वीडियो पावर शेयरिंग के ऊपर था, जो सिविक्स का, जो पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उससे लिंक्ड है। अगर आपको उसका ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको आज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप देख ले तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो और हाँ, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कीजिए, अगर कमेंट्स करना चाहते कमेंट्स कर दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि तुम्हारे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो तो आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, जो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है? फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है? आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया, क्या बताया? पावर शेयरिंग के बारे में बताया। पावर शेयरिंग होता क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। यस, डिवीजन ऑफ पावर होता है पावर शेयरिंग। जो हम डिफरेंट लेवल्स में पावर को शेयर करते हैं उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। लेकिन इसका एक शब्द में हम जो इसको डिफाइन करने चाहे तो उसको बोल देंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. समझ में आया? समझ गया होगा, ठीक है। चलो, इसका मतलब मैं आपको वापस एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं। जब पावर को दो से अधिक लेवल में डिवाइड किया जाता है, ऐसे भी ना बोल के, अगर हम सेंट्रल अथॉरिटी ले ले, उसमें और अलग अलग यूनिट्स में, उस छोटे छोटे यूनिट्स में अगर हम पावर को डिवाइड कर दें तो उसे बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरेशन के 2 लेवल्स होते हैं। फेडरेशन के कितने लेवल्स होते हैं? फेडरेशन के 2 लेवल होते हैं। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कितने लेवल पे होता है? 2 लेवल पे होता है। पहला लेवल होता है एंटायर कंट्री के लिए, और दूसरा लेवल होता है स्टेट्स के लिए। एंटायर कंट्री को कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। एंड स्टेट को कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखता है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखता है। प्रोविंस और स्टेट, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। प्रोविंस एंड स्टेट में फ़र्क क्या है? सेम है बच्चों, दोनों सेम है, बस कहीं कहीं स्टेट यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं प्रोविंस यूज़ किया जाता है। यूएसए में स्टेट यूज़ करते हैं एंड कनाडा में प्रोविंस यूज़ करते हैं। इंडिया में भी स्टेट्स यूज़ किया जाता है। जो एंटायर कंट्री का जो गवर्नमेंट है, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो है, ये कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के बारे में देखता है। जो अपना पूरा जो कंट्री का इंटरेस्ट है, जैसे आ गया डिफेंस, आ गया डिफेंस में, आ गया आर्मी, आ गया मिलिट्री, आ गया नेवी, आ गया, सब आ गया। कौन कहाँ होगा, क्या काम करेगा, कैसे होगा, अपना कंट्री किसके साथ फॉरेन अफेयर्स रखेगा, सारी चीज़ें कौन देखता है? ये देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेकंड जो लेवल आ जाता है, सेकंड लेवल आता है प्रोविंशियल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे आ जाता है। वो देखता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। क्या देखता है? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। किसका? स्टेट का। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, one is for the entire country and second one is for provinces or the states. कुछ सालों पहले मीन्स 2017 में CBSE बोर्ड ने एक क्वेश्चन डाला था, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोनों के बीच में फ़र्क बताना था। दोनों के बीच में फ़र्क बताना था। 3 पॉइंट्स लिखने थे, 3 मार्क्स के लिए आया था। ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक आ रहा है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम फेडरलिज्म के फीचर्स डिस्कस करेंगे। पहला फीचर, हैज़ 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। कितना लेवल होता है? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
जैसे मैंने बताया, पहला लेवल आ जाएगा सेंट्रल अथॉरिटी, सेंटर पहले लेवल पे आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा स्टेट लेवल पे। इंडिया में कितने लेवल्स है? इंडिया में कितने लेवल्स है? इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कितना लेवल्स है? 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे? पहले आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड आ जाएगा पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 ही बताए थे, लेकिन बाद में थर्ड टियर ऐड कर दिया गया, दैट वाज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ईच लेवल, एवरी लेवल हैज़ इट्स ओन पावर और जुरिस्डिक्शन। सेकेंड पॉइंट है ये, दोनों के पास कुछ मैटर्स में अपना अपना पावर है। जुरिस्डिक्शन होता क्या है? आप ये पूछेंगे जुरिस्डिक्शन होता क्या है? जुरिस्डिक्शन का मतलब है लीगल अथॉरिटी। दोनों के पास अपना अपना लीगल अथॉरिटी है। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखोगे तो उसमें बताया गया है कि सेंटर के क्या पावर्स होंगे एंड स्टेट के क्या पावर्स होंगे, कौन कहाँ पे क्या चीज़ें कर सकता है, क्या चीज़ें में मनाही है, तो कहाँ पे किसका एडवाइस लगेगा, क्या लगेगा, सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने पावर्स है। थर्ड फीचर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। उनकी जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटीज़ है एंड दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट की है, और इनको डिफ़ाइन कौन करता है? इनकी अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़ाइन कर देता है। अपना फोर्थ पॉइंट आ गया, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर सेंटर कुछ चेंज करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो अकेले नहीं कर सकता, उसको एडवाइस लेने की ज़रूरत है स्टेट की भी। अगर वो अकेले कर दे सो इट हैज़ consequences। ओके, क्या consequences है हम अपने अगले फीचर में देख लेते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो अपना फिफ्थ पॉइंट, अभी मैं फिफ्थ पॉइंट बता दूं, फिफ्थ पॉइंट आता ही कैसे है। फोर्थ पॉइंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस ना लेते कुछ कर देता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की एडवाइस ना लेते हुए कुछ कर देता है, तो इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, इनमें डिस्प्यूट्स होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और उस टाइम पे आ जाएगा अपना कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी अपना थर्ड ऑर्गन है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जुडिशरी में आ गया कोर्ट्स। कोर्ट के पास पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, और इतना ही नहीं, वो गवर्नमेंट को अपने अपने पावर्स बता सकता है कि आपके क्या पावर्स है क्या नहीं। अगर दोनों में डिस्प्यूट हो गया, अगर स्टेट और सेंटर में डिस्प्यूट हो गया, तो एक तरफ खड़ा रहेगा सेंटर, दूसरी तरफ खड़ा रहेगा स्टेट, बीच में आ जाएगा, बीच में कौन आएगा? बीच में आ जाएगा जुडिशरी। जुडिशरी ना बोल के मैं बस इतना बोल दूँ, सेंटर में आ जाएगा अपना कोर्ट। यहाँ पे होगा स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और बीच में है कोर्ट। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट खोल लेगा कॉन्स्टिट्यूशन, बोलेगा भाई तुम भी रुको, मैं बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसका पावर लिखा क्या है, आप ऐसे ही झगड़ा मत करो, ठीक है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे वो बोलेंगे सेंटर आपका पावर इतना है, स्टेट आपका पावर इतना है, आप इसमें नहीं जा सकते और आप इसमें नहीं जा सकते, दोनों अपने अपने एरियाज़ में ही रहिए, नहीं तो consequences होंगी, ठीक है। तो आई होप फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज sources of revenue for each government are clearly specified to ensure its financial autonomy।
जो स्टेट होता है वो खुद से डिसाइड करेगा। फेडरलिज्म में, फेडरल कंट्री में जो कोर्ट होता है, जो स्टेट होता है वो खुद से डिसाइड करेगा कि उसे रेवेन्यूज़ कलेक्ट कहाँ से करने हैं, सोर्सेस क्या होगा, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड करेगा। एंड सेंटर विल डिसाइड कि उनको कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कितना करना है। दोनों का अपना अपना लीगल अथॉरिटी है, दोनों का अपना अपना स्पेसिफिकेशंस है, दोनों डिसाइड करेंगे कि दोनों कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। ये आ गया फाइनेंशियल थिंग में, फाइनेंशियल टॉपिक में। ओके, देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स वेयर सेंटर एंड स्टेट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन। मैंने आपको पहले ही टॉपिक में बता दिया था, तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा अगर क्लियर नहीं हुआ है। 7th आ जाएगा, फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। ड्यूअल मतलब क्या होता है? ड्यूअल मतलब होता है दो, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ही नहीं, काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने सोचा क्या? इंडिया का साइज इज़ लार्जर, बहुत बड़ा है ना। तो इंडिया के साइज़ को एक गवर्नमेंट नहीं चाहिए, बस एक गवर्नमेंट रूल कर पाएगी इतने बड़े कंट्री को? नहीं कर सकती। इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, हर तरह पे, हर जगह पे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियंस है, अलग रिलीजन है, साउथ में साउथ इंडियंस है, उनके अलग अलग रिलीजन्स है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, साउथ में अलग है। तो रीजनल डाइवर्सिटी भी हमको देखनी पड़ेगी ना। तो हमारे ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? टू safeguard and promote unity of the country and to accommodate regional diversity। इन्होंने अगर बांटा है स्टेट में और सेंटर में अलग अलग पावर, तो उसका रीजंस है, सेंटर में पावर बांटा है, सेंटर में पावर है ताकि वो अपनी जो पूरी कंट्री है उसको एक बना के रखे, एकता रखे, दोनों में, पूरी कंट्री में एकता रखे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि वो रीजनल डाइवर्सिटी बना के रखे, कन्फ्लिक्ट्स ना हो कि आप इस ही रिलीजन को ज़्यादा फेवर कर रहे हो, आप उस रिलीजन को ज़्यादा फेवर कर रहे हो। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। तो इसी के बेसिस पे एक और पॉइंट मैं ले लेती हूँ। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स। कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए फेडरल सिस्टम में? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। किस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए? सेंटर एंड स्टेट में। एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। सेंटर और स्टेट्स, जो स्टेट्स होते हैं ना, वो कौन पकड़ के रखता है? सेंटर पकड़ के रखता है। सेंटर इज़ द मोस्ट, वो बोलते हैं ना, पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें कहाँ से होती है? वो सेंटर से होती है। सेंटर ने अपनी ब्रांचेस बना रखी है, स्टेट्स के। तो एस्पेक्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट अच्छा ठीक है, चलो टॉपिक से पहले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको बता दूँ। आई एम रियली सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस स्लाइड में थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है। स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म लिखना था, तो F नहीं आया है उसमें। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट ये क्वेश्चन पूछा गया CBSE ने 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें से क्वेश्चंस पूछता है। मैंने आपको इसके ऊपर एक और पहले ही इसमें एक क्वेश्चन बता दिया, यूनिटरी एंड फेडरल, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। इसका बता दूं कि CBSE क्या करेगा, आपको एक कोई भी फीचर उठा के दे देगा, या तो एक कोई भी फीचर उठा के दे देगा और बोल देगा आप इसको एक्सप्लेन कर दो, या तो वो किन्हीं 3 को बता दो, 3 फीचर्स बता दो, स्टेट एनी 2, स्टेट एनी 3, स्टेट एनी 4, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको बता देगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि ये ईजीएस्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक है क्या। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस आर फॉर्म। फेडरेशन 2 तरीके से बनता है, ठीक है। एक फेडरल कंट्री बनती कैसी है? ऐसे ही बन जाती है? नहीं बनती। 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये दोनों तरीके हैं जिससे फेडरेशंस बनते हैं, ठीक है। कमिंग टुगेदर बता दूं
कमिंग टुगेदर में इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो साथ में आ जाते हैं खुद से, ओके, खुद से आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। बिगर, पहले से ही इंडिपेंडेंट है, उनके पास बहुत सारी उनकी पहचान है, उनकी सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है, उनकी आइडेंटिटी है। बट क्या उन्होंने क्या सोचा कि अभी हमको हमारे सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, हमको और भी बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो वो सारे एक साथ आ जाते हैं, जिसको बोल देते हैं, जिस टॉपिक को बोल देते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया हो। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। इनमें हर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में, हर एक स्टेट में जो ये पूरा यूनिट बन जाता है, इसमें हर स्टेट को इक्वल पावर्स होता है। ऐसे नहीं होता कि आप इसके पास ज़्यादा है दूसरे के पास कम है, ऐसे नहीं होता है, सबको इक्वल पावर्स हो जाता है। इसका हम बेस्ट एग्जांपल ले लेंगे यूएसए, ठीक है। यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है एंड ऑस्ट्रेलिया भी है। अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे। इसमें जो लार्ज कंट्री होती है, जो पूरी बहुत बड़ी कंट्री है, वो डिसाइड करती है कि हमको डिवाइड होना चाहिए, हमको अपना पावर है ना डिवाइड कर लेना चाहिए कुछ स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में। नेशनल गवर्नमेंट है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है बीच में और उसका पावर डिवाइड हो जाता है स्टेट्स में। तो जो लार्जर कंट्री है वो अपने पावर किस में डिवाइड कर लेता है, सेंटर और स्टेट्स में। सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है एंड स्टेट भी होता है, ऐसे नहीं है कि नहीं होता, पर होता है, ठीक है। सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा। हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर्स। ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का। अभी कुछ पिछले साल हटा दिया JNK का स्पेशल पावर्स, लेकिन उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर वॉज एन्जॉइंग स्पेशल पावर्स। उसको स्पेशल पावर्स था, कुछ उसका स्पेशलिटी था, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। क्या आप सोच सकते हैं, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी था। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अभी महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आसाम है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग पावर्स है, सबको इक्वल पावर्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग रीजंस है, ठीक है। रीजंस हम बाद में पढ़ेंगे, जितना अभी ज़रूरी है उतना ही बता दूं मैं आपको। अभी हम होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल ले लेते हैं, वो है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसमें डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर कहाँ है, काफ़ी सारे स्टेट्स बना दिए। दिल्ली जहाँ पे पूरा हमारा सेंट्रल अथॉरिटी आ जाता है एंड पूरा बाकी जो अथॉरिटी वो सारा स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बनता है। आपको पता होगा कि हमें जब इंडिपेंडेंस मिलना था तो हमने इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंडिया में खून बहा है। बहुत दर्दनाक सिचुएशन थी वो, जब पार्टीशन हुआ था, कितना खतरनाक सिचुएशन था, सब जानते हैं। बॉर्डर पे कितना हंगामा हुआ था पार्टीशन के टाइम पे। लेकिन सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के थोड़े से देर के बाद, थोड़े से जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब आपको पता हो ना पता हो, आई डोंट नो, बट मैं आपको थोड़े से इसमें बता दूं। जो स्टेट्स होते हैं, जो प्रिंस गवर्न करते हैं, राजा लोग थे ना जिस टाइम पे, तो वो जो गवर्न करते थे, तो उसको वो जो स्टेट्स थे उसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, विच वो बीन गवर्न बाय प्रिंसेस और किंग। तो वो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो हमारे कंट्री का पार्ट बन गए, ठीक है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया। यूनियन मतलब क्या, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, काफ़ी सारे स्टेट्स एक साथ आ गए। इंडियन यूनियन है, बट स्टिल उसका प्रिंसिपल्स किससे मिलता है, फेडरलिज्म से मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री और समथिंग लाइक दैट। हमारे इसमें लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स।
दोनों का मतलब एक ही हो गया। मैं आपको ये एक्सप्लेन बाद में करूँगी, दिस इज़ नॉट द मेन पॉइंट ओवर हियर, ये अपने कंसेप्ट में भी नहीं है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। ओके, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको ये बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 tier बनाए थे, यूनियन एंड सेंटर। यूनियन भी बोलते हैं या सेंट्रल बता देते हैं। यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है? सारे स्टेट्स को, पूरे एंटायर कंट्री को। एंड स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बाद में ऐड कर दिया गया, थर्ड जो ऐड किया वो था पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। इसका भी आपको बता दूं कि जो हमारे नेशन के फादर थे, जिनको फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, महात्मा गांधी, उनका आइडिया था कि हम पंचायत को भी थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा पावर दे दे, विलेजेस को भी थोड़ा सा पावर दे दे, ताकि वो अपना भी डेवलपमेंट कर ले। सही था ना? तो इसलिए हमारे जो B.R. अम्बेडकर है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने इसमें पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को भी थोड़ा सा पावर दे दिया। ठीक है, थर्ड फॉर्म वाज लेटर एडेड। अभी हमारा जो गवर्नमेंट है वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 3 फोल्ड कौन कौन से है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। इसके बारे में बता दूं, यूनियन लिस्ट वो होता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में देखता है। यूनियन लिस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में देखता है। यूनियन लिस्ट के बारे में कौन सोचेगा? जो अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सोचेगा। वो सारे यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स पे सारे का सारा काम वही करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स आ गया, डिफेंस आ गया, फॉरेन अफेयर्स आ गया, बैंकिंग आ गया, कम्युनिकेशन आ गया एंड करेंसी आ गया। सारी चीज़ें कौन देखेगा? यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट देखेगा। ठीक है, सेकेंड आ जाता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सारे स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के टॉपिक आ जाते हैं। इसमें कौन देखेगा? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं? पुलिस आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, स्टेट अपना अपना देखेगा। ओके, इसमें सेंटर नहीं इंटरफेयर करेगा। अब थर्ड आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में इसका मतलब ही होता है कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट का मतलब मैं आपको ईजी इसमें बता दूं कि जो सबका इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट विल पार्टिसिपेट। ओके, तो जैसे इसका एग्जाम्पल्स आ जाता है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है। अभी आप सोचोगे मैरिज में क्या है, अडॉप्शन में क्या है, एजुकेशन में क्या है, जो दोनों गवर्नमेंट के कॉमन इंटरेस्ट में आ जाता है। दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचेंगे तो ये आपको बाद में पता चलेगा। आप धीरे धीरे जब पूरा बुक पढ़ लोगे ना तब पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सिट टुगेदर एंड दे विल डिसाइड ऑन दोज टॉपिक्स विच आर लिस्टेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, अभी आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। There are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. वहाँ पे अपने इंडिया में ना, इंडिया में ही नहीं हर जगह में काफ़ी एरियाज़ है जहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बन सकते। ऐसे एकदम छोटे छोटे एरियाज़ इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकते, और ना ही वो किसी एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जो पहले से ही स्टेट है उसमें भी ऐड नहीं किए जा सकते। काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, जैसे कि चंडीगढ़ आ गया, लक्षद्वीप आ गया, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आ गया। इन सारी जो बहुत छोटे छोटे एरियाज़ हैं उनको नाम ही दे दिया है यूनियन टेरिटरीज़। ओके, जो बहुत छोटे छोटे हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है और ना ही किसी और स्टेट में मर्ज हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, तो उनको नाम क्या दे दिया? यूनियन टेरिटरीज। दीज डू नॉट हैव पावर्स ऑफ अ स्टेट। दीज टेरिटरी, ये जो टेरिटरीज होते हैं इनके पास स्टेट का पावर नहीं होता है। ये कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। सारे पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओके, स्पेशल पावर्स है। यूनियन टेरिटरीज़ अपने अभी फ़िलहाल कितना यूनियन टेरिटरीज़ है इंडिया में?
9 यूनियन टेरिटरीज़ है, अभी हुआ है 9, अभी नहीं हुआ है लेकिन हुआ है 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। ओके, इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है, sharing of power between the union and the state government is basic to the structure of constitution. फेडरलिज्म मैंने आपको बता दिया, पूरे टॉपिक में यही बता रही हूँ कि जो फेडरलिज्म जो टॉपिक है, इसका जो पूरा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये किस में दिया गया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दे के रखा है, बताया है उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गारंटी किया है सेंट्रल पावर्स एंड स्टेट के पावर्स को, कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। हम जैसे ये टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैं आपको 2 पार्ट्स में इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ, फेडरलिज्म को। पहले हमने आधा किया है, अभी कल मैं आधा आपको दे दूँगी फेडरलिज्म का सेकंड पार्ट। ओके, आज हमने जितना किया है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब मैं बस इतना बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप बता दीजिएगा मुझे, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी बता दीजिए ताकि हम आपको इस पे हेल्प कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like our channel, press the bell icon so you will get all the notifications on time. Thank you. Bye.